गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं ABC24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रायपुर में कल होगी विष्णु देसाई कैबिनेट की बैठक। मंत्रियों को विभाग बंटवारे के बाद पहली बैठक। महतारी वंदन योजना पर हो सकता है फैसला। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए अच्छी खबर, फरवरी से मिलने लगेगा महतारी वंदन योजना का लाभ। बजट में भी प्रावधान, लेकिन फिर से भरवाए जाएंगे फॉर्म। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ में आज भी ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल जारी। पेट्रोल डीजल के लिए पंपों पर लगी लंबी लाइन। हिट एंड रन के नए कानून का कर रहे विरोध। महादेव ऐप मामले में ईडी ने रायपुर की अदालत में पेश किया 1800 पन्नों का एक पूरक अभियोजन परिवाद। भीम सिंह और असीम दास समेत 5 को बनाया आरोपी। 6000 के घोटाले में 10 जनवरी को होगी बहस। बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 डीआरजी जवान घायल। नक्सलियों की क्रॉस फायरिंग में बच्ची की मौत, मासूम की मां भी घायल। तो खबरें देखते हैं विस्तार से और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी से आपको दिखाते हैं, जहां ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल आज भी जारी है। नए हिट एंड रन कानून का ये विरोध कर रहे हैं। हड़ताल का अभी तक कोई हल नहीं निकाला गया है। 3 जनवरी तक ये हड़ताल पर रहेंगे, जिसकी वजह से लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पेट्रोल पंपों पर भी हड़ताल का असर देखने मिल रहा है। कई पेट्रोल पंपों के ड्राई होने की खबर सामने आई थी और पेट्रोल डीजल के लोगों की लंबी लाइन लग गई, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लोगों को रोज ही कहीं ना कहीं आना जाना होता है। चाहे ऑफिस की बात करें, कॉलेज की बात करें, स्कूल की बात करें, और लोगों को गाड़ी का भी इस्तेमाल करना ही होता है। लेकिन किसी प्रकार की पेट्रोल को लेकर उन्हें आगे दिक्कत ना हो, इसके लिए लोग जल्द से जल्द अपने गाड़ी में पेट्रोल यानी कि टंकी फुल कराने में लग गए और इस वजह से पेट्रोल पंप में लंबी लाइनें लग गई। कुछ तस्वीरें भी हमारे पास है। हड़ताल को लेकर के भी लगातार ये हड़ताल अपनी कर रहे हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो यात्री बसें जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी, ऑटो बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से आने जाने में दिक्कतों का सामना तो करना पड़ता है। लेकिन अब पेट्रोल पंप की वजह से लोगों को पेट्रोल को लेकर के भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लंबी लाइनें, 200 से 300 मीटर तक की लंबी लाइनें यहाँ पर लग गई थी। बता दें, हिट एंड रन कानून का यहाँ पर विरोध किया जा रहा है और इस कानून की अगर बात करें तो 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा का इसमें प्रावधान किया गया, जिसका विरोध लगातार किया जा रहा है। और राजधानी रायपुर से लगे तिल्दा में स्पंज आयरन चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपियों के जब्त मोबाइलों ने जांच में कई राज उगले हैं, जिसमें कई बड़े राज का खुलासा हुआ है। जिसमें आरोपी कबाड़ी, ट्रांसपोर्टर और आरोपी फैक्ट्री कर्मचारी संगठित गैंग बनाकर चोरी के पैसे से कलकत्ता, गोवा और उज्जैन घूमने जाते थे। आरोपियों के जब्त मोबाइल से मिली तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि आरोपी फैक्ट्री कर्मचारी रविंद्र अग्रवाल ने चोरी के स्पंज आयरन बेचकर मिले पैसे से कार, जमीन और गहने खरीदे थे। इसके अलावा आरोपी फैक्ट्री कर्मचारियों और ट्रांसपोर्टर के मोबाइल में मिले कॉल रिकॉर्डिंग से खुलासा हुआ है कि आरोपी ट्रांसपोर्टर और फैक्ट्री कर्मचारी समेत गैंग के सरगना कबाड़ी मनोज बंगाली और उमेश पप्पू कबाड़ी समेत बाबू खान से बात करते थे। पुलिस को जांच में कई अहम सबूत भी मिले हैं, जिससे छत्तीसगढ़ के कई राज्यों में स्थित स्पंज आयरन समेत कई खनिज संपदाओं का बड़ी ही संगठित तरीके से शातिराना अंदाज से चोरी करते थे। ये जानकारी सामने आई है। आने वाले दिनों में जांच में पुलिस और भी कई बड़े राज सामने आने की संभावना जता रही है। फिलहाल सभी शातिर कबाड़ी मोबाइल बनकर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो पुलिस ने आगे भी इसमें कई सारे खुलासों होने की उम्मीद जताई है। फिलहाल जो जानकारी सामने, जो बड़ा खुलासा वो ये हुआ है कि ये सभी आरोपी पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद चोरी के पैसे से टूर पर जाया करते थे, यानी कि ट्रैवल से किया करते थे। जो जानकारी अब तक सामने है और इसके बाद भी पुलिस आगे भी संभावना जता रही है कि कई सारे बड़े खुलासे इस पर हो सकते हैं। तो स्पंज आयरन चोरी का ये पूरा मामला है। आरोपियों के मोबाइल से मिली तस्वीरों से ये पोल खुली है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, कई सारे खुलासे पहले भी हो चुके हैं। बताइए जा रहा है कि ये जो आरोपी थे ये चोरी के पैसे से ट्रेवल्स क्या करते थे, यानी कि टूर पर जाया करते थे, और भी कई सारे खुलासे होने की उम्मीद पुलिस ने जताई है। क्या था ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए।
देखिए, जिस तरीके से एक बड़ा मामला सामने आया था जिसमें कि तिल्दा में जो स्पंज आयरन जो चोरी का एक पूरा गैंग, संगठित गैंग यहाँ पे निकल के आया है, और जिस तरीके से IPC 24 ने इसमें जब पड़ताल करी तो परत दर परत इसमें कई चौंकाने वाले इसमें राज निकल के आए। इसमें ये सिर्फ 2-3 ही लोग नहीं, ये पूरा एक संगठित गिरोह बनाकर ये पूरी इसमें चोरी कर रहे थे, स्पंज आयरन और बाकी जो खनिज संपदा है छत्तीसगढ़ की। उसके अलावा अगर बात करें तो इसमें फैक्ट्री कर्मचारी जो अमन शर्मा, रविंदर अग्रवाल, ये जो लोग थे ये मिले हुए थे और कबाड़ियों से, और जो बीच में जो ट्रांसपोर्टर थे सौरभ, जो लाल सिंह है, सौरभ सिंह और लाल सिंह, ये सब एक बहुत ही संगठित गिरोह बनाकर इस तरीके की चोरी करते थे और ओवरलोड करके एक ही गाड़ी के नंबर पे 2 गाड़ियां ये लोग निकालते थे फैक्ट्रियों से। और इसके अलावा जब ये पैसा इनको मिलता था तो इसमें जब इनसे गिरफ्तार हुए, इनके मोबाइल जब्त हुए, तो कई उसमें राज उसमें उगले हैं। और उसमें अगर बात करें तो सबसे पहले ये जो चोरी के जो स्पंज आयरन बेचते थे उससे जो पैसा इनको मिलता था वो उससे ये कलकत्ता, उज्जैन, गोवा, ये लोग वहां गए हैं एकदम सब एक साथ होके। हालांकि इन्होंने शुरुआती पूछताछ में बताया था कि वो कबाड़ियों को नहीं जानते, वो ट्रांसपोर्टरों को नहीं जानते, लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ हुई और ये इनके जो मोबाइलों ने जो राज उगले वो निश्चित तौर पे चौंकाने वाले थे। फिलहाल अभी इसमें जिस तरीके से बात करें तो कबाड़ी जो इसमें, हालांकि वो एक छोटी सी कड़ी है इस पूरे उसमें, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है इस पूरे काले कारोबार में। तो ये इसमें अगर बात करें तो मनोज बंगाली जो है, उसके अलावा अगर बात करें तो उमेश सेठ, पप्पू सिंह और इसके अलावा बाबू खान, ये सब कबाड़ी हैं। और जब से ये मामला खुला है तब से ये लोग मोबाइल को बंद करके ये फरार हो चुके हैं। हालांकि 2 दिन पहले जो है पुलिस ने इनके जो ठिकाने हैं उसमें अगर बात करें तो उरला, बीरगांव, धरसीवा और तिल्दा, इनके जितने भी ठिकाने हैं ये इनके दबिश दी थी, हालांकि ये नहीं मिले। खैर फिलहाल पुलिस ये बोल रही है कि इसमें जिस तरीके से, एक चीज और बता दें यहाँ पे दर्शकों को कि जिस तरीके से जो मोबाइलों में राज उगले, तो उसमें जो मुख्य आरोपी जो था सौरभ के साथ में जो रविंद्र अग्रवाल जो फैक्ट्री कर्मचारी था, उसके द्वारा ये चोरी के पैसे से कार खरीदी गई थी, उसके अलावा जमीन खरीदी गई थी और मकान खरीदे गए थे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये सिर्फ पूरे एक ही फैक्ट्री में नहीं, छत्तीसगढ़ की कई फैक्ट्रियों से और जो माइंस होती हैं वहां पे ये ओवरलोड के का काला खेर करके ये सिर्फ फैक्ट्री मालिकों को नहीं, ये छत्तीसगढ़ सरकार को भी ये चूना लगा रहे हैं राजस्व का। तो अगर इनको समय पे नहीं रोका गया और जल्द इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो निश्चित तौर पे इससे भी बड़ा वो उनके हौसले बुलंद होंगे और इससे बड़ी बड़ी वो चोरियां यहाँ पे कर सकते हैं। फिलहाल अभी पुलिस का ये कहना है कि अभी जिस तरीके से जांच शुरू हुई है और अगर आने वाले दिनों में कई बड़े इसमें राज फाश हो सकते हैं। जी बिल्कुल तहसीन, जैसे कि जानकारी आपने दी, बड़ा ये गिरोह था, आगे कई सारे खुलासे होने की उम्मीद है। अपडेट आपसे लेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आपको दिखाते हैं। कोल घोटाला मामले में ईडी दोबारा कोर्ट जाएगी। गैर जमानती वारंट के लिए फिर से आवेदन किया जाएगा। आरोपी रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी होनी है। पिछली बार कोर्ट ने स्टेट पुलिस की मदद लेने के निर्देश यहां पर दिए थे। ईडी और पुलिस की टीम आरोपी को नहीं पकड़ पाई थी। 6 जनवरी को अगली सुनवाई होनी थी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से कोर्ट इस मामले पे जाया जाएगा, ये बड़ी खबर सामने आ रही है और दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी ईडी। गैर जमानती वारंट के लिए फिर से आवेदन यहाँ पर किया जाएगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तहसीन जैदी जो कि लगातार हमारे साथ बने। तहसीन, बताया जा रहा है कि ईडी एक बार फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली, बताइए पूरा मामला। शिवांगी, देखिए जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में पिछले 5 सालों में जो एक कोल स्कैम हुआ था, उसके बाद ये जो महादेव ऐप हुआ था, इसमें कह सकते हैं कि ईडी ने अपनी जांच जो है फिर से तेज कर दी है। अगर महादेव ऐप की अगर बात करें तो कल प्रथम जो परिवाद है वो दायर किया है, उसकी सुनवाई 10 तारीख को है। और अगर कोल की अगर बात करें, कोल घोटाले की, उसमें जो अभियुक्त माने गए हैं, आरोपी माने गए हैं जो ईडी के उसमें चालान में, रामगोपाल अग्रवाल जो कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष है छत्तीसगढ़ के, वो उनको 3 बार पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया था। जो उनकी संलिप्तता मिलने पे जब उनको वो नहीं पहुंचे तो 3 उसके बाद चौथा जो एक नोटिस था वो उनके घर जो अनुपम नगर में है और बाकी जो उनके घर हैं उनमें चिपकाया गया। उसके बाद वो नहीं वहां पूछताछ के लिए पहुंचे, उन्होंने सहयोग नहीं किया। उसके बाद से वो गायब है। उसके बाद जब इससे पहले ईडी ने जो विशेष न्यायाधीश हैं अजय सिंह राजपूत, उनके कोर्ट में आवेदन दिया कि इनके लिए गैर जमानती वारंट निकाला जाए। तो उसके बाद जो है उन्होंने वहां से कोर्ट ने ये बोला कि पहले आप, न्यायालय ने निर्देश दिया कि आप
स्टेट पुलिस की मदद लीजिए। तो उन्होंने जो रायपुर एसएसपी और बाकी जो एजेंसियां हैं उनसे संपर्क किया लिखित में, उसके बावजूद भी वो नहीं मिले। जैसा कि कल हमारे विश्वस्त सूत्रों के जो ईडी के विश्वस्त सूत्रों से इस बात की जानकारी आई है कि 6 तारीख को जो ईडी की जो कोल स्कैम में जो सुनवाई है उसमें ईडी जो है वो फिर से आवेदन कर सकती है रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट निकालने के लिए। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में रामगोपाल अग्रवाल जो हैं कोषाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, उनके लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल, तैसे तो दोनों ही मामलों पर पूरी जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुचर्चित माधव ऐप घोटाला मामले में जांच कर ईडी ने पहला परिवाद पेश किया है। बताया जा रहा है कि ईडी ने कोर्ट में करीब 1800 पन्नों का परिवाद पेश किया है, जिसमें 5 और आरोपियों के नाम जोड़कर परिवाद पेश किया गया है। कोर्ट में पेश किए परिवाद में भीम सिंह यादव, असीम दास, शुभम सोनी और अनिल अग्रवाल समेत रोहित गुलाटी को भी आरोपी बनाया गया है। आपको बता दें कि ईडी ने अक्टूबर में इस पूरे मामले का अभियोजन परिवाद पेश किया था, जिसमें करीब 6000 करोड़ रुपयों की गड़बड़ी बताई गई थी। स्पेशल जज अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में ईडी ने प्रस्तुत किए गए परिवाद पर अगली सुनवाई 10 जनवरी को बहस की तारीख तय की है। महादेव ऐप मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है कि विधानसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया में सामने आए वीडियो के बाद शुभम सोनी ने ईडी को ईमेल भी भेजा था, जिसे एम्बेसी ने भी सत्यापित किया था। गौरतलब है कि शुभम सोनी ने वायरल वीडियो में खुद को महादेव ऐप का संचालक बताते हुए कांग्रेस पार्टी और पूर्व सीएम को भी 508 करोड़ रुपए देने की बात कही थी। मिले ईमेल के आधार पर ईडी ने जांच पूरी करते हुए शुभम सोनी का वीडियो पाया और ये वीडियो सही पाया गया, जिसमें आने वाले दिनों में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। और राजधानी रायपुर में साल के पहले दिन एक कलंकित बेटे ने ही जन्म देने वाली मां की हत्या का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस अभी तक आरोपी बेटे को खोज नहीं पाई है। बताया जा रहा है कि इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के ईडब्ल्यूएस में 50 साल की मृतका नीता राव अपने बेटे नागेश राव उर्फ अंकुर के साथ रहती थी। मृतका का बेटा नशे का आदी है और उसने पैसे नहीं देने पर हुए विवाद में अपनी ही मां को सिर पटक कर मार डाला। वारदात के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया, लेकिन आस पड़ोस के लोगों ने हल्ला सुनकर पुलिस को इसकी सूचना दी, तो मौके पर पहुंची पुलिस को महिला मृत मिली। तो दिल दहला देने वाली और रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक और घटना राजधानी से सामने आई है। फिलहाल बताया जा रहा है कि जब पुलिस को आस पड़ोस के लोगों ने सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंचे तो उन्हें महिला मृत मिली, जिसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में अब जुट गई है। इधर बीजापुर जिले के मृतवंडी के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान क्रॉस फायरिंग में 6 महीने की बच्ची की मौत हो गई। वहीं बच्ची की मां और डीआरजी के 2 जवान घायल हुए हैं। जानकारी मिलने पर एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे और घायल महिला और जवानों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। एडिशनल एसपी ने बताया कि मुठभेड़ में भैरमगढ़ एरिया कमेटी सचिव चंद्रन और उसके कुछ साथी भी घायल हुए हैं। फिलहाल डीआरजी और सीआरपीएफ के जवान आसपास सर्च कर रहे हैं। 2 डीआरजी के जवान जो है वो घायल हुए थे और नक्सलियों के क्रॉस फायरिंग में मुथवेंडी गांव के एक नाबालिग बच्चे की मृत्यु होने की एवं उसकी मां की गोली लगने से चोट आने की खबर जो है वो प्राप्त हुई है। मुठभेड़ में भैरमगढ़ एरिया कमेटी सचिव चंद्रना एवं उनकी टीम के कुछ सदस्यों के घायल होने की भी सूचना मिली जा रही है। आसपास के क्षेत्र में डीआरजी एवं सीआरपीएफ के बल द्वारा सर्चिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। और इधर कांकेर शहर के बीच सेन चौक में होटल में अचानक आग लग गई। आग लगने से सिलेंडर में भी ब्लास्ट हुआ है। खुशकिस्मती रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। आग कैसे लगी इसका पता अभी तक नहीं चल सका है। रात करीब 10 बजे सेन चौक स्थित होटल से अचानक आग की लपटें देख लोगों ने होटल संचालक को इसकी सूचना दी। साथ ही फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई। इसी बीच होटल में रखे सिलेंडर में भी ब्लास्ट हो गया। पूरा इलाका आबादी वाला है। आग की लपटें दूसरी दुकानों को अपनी चपेट में लेती उसके पहले ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। तो तस्वीरें आप देखिए और बताया जा रहा है कि रहवासी इलाका था, आसपास लोगों के घर भी थे, दुकानें भी थी और आग इतनी ज्यादा भयंकर थी कि लोग दहशत में आ गए थे कि कहीं इस आग की लपटें आने वाले अगल बगल की दुकानों पर भी ना पड़ी है। लेकिन जनहानि किसी प्रकार की नहीं हुई, तो एक राहत की बात रही और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सका, जिससे आसपास की दुकानों को इस आग ने अपनी लपटों में नहीं लिया। तो एक बड़ा हादसा भी यहाँ पर टल गया से कह सकते हैं, क्योंकि किसी प्रकार की जनहानि इस पर नहीं हुई है।
और अब आपको प्रदेश में कोरोना का अपडेट देते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 15 नए संक्रमित मिले हैं। दुर्ग में 9, रायपुर में 4 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 86 हो गई। रायगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 30 है। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 0.42% है। तो स्वास्थ्य विभाग तो लगातार अलर्ट मोड पर आ ही गया, लेकिन लोगों को भी प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है। इसके पहले आपको बता दें कि हम लगातार आपको हर दिन कोरोना का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश का कल की बात करें तो 70 कल कुल एक्टिव मरीज से, जो आंकड़ा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त अगर बात करें रायगढ़ की, तो सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज रायगढ़ में ही मिलेंगे, यानी कि 30 मरीज, कुल मरीजों में से सिर्फ 30 मरीज ही पूरे रायगढ़ के बताए जा रहे हैं। यानी कि रायगढ़ वासियों को और भी ज्यादा सावधानी बरतने की अब जरूरत है। और आपको बता दें कि कल साय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। 3 जनवरी को दोपहर 3 बजे ये मीटिंग होगी। बेहद खास ये मीटिंग होने वाली है। विभाग बंटवारे के बाद कल पहली बैठक है। महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन पर फैसला होगा। राजिम पुन्नी मेला का नाम बदलने पर भी चर्चा की जाएगी। अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी इस बैठक में मिल सकती है। तो कल की बैठक बेहद खास रहने वाली, क्योंकि साय कैबिनेट की विभागों के बंटवारे के बाद ये पहली बैठक है और कई सारे विशेष मुद्दे हैं जिनको लेकर के इस बैठक में चर्चा की जाएगी। राजिम पुन्नी मेले का नाम बदलने पर भी चर्चा होगी। महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन को लेकर के भी चर्चा होगी। अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल सकती है। इसके अलावा भी और कई सारे विशेष मुद्दे हैं प्रदेश के, जिनको लेकर के इस बैठक में चर्चा हो सकती है। प्रस्ताव पारित हो सकते हैं, कई सारे बड़े ऐलान भी हो सकते हैं। तो विभाग के बंटवारे के बाद कल साय कैबिनेट की पहली बैठक होने वाली है और महतारी वंदन योजना, इसको लेकर के क्रियान्वयन को लेकर के भी इसमें फैसला हो सकता है, जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ जनपद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है और जनपद अध्यक्ष राजकुमार पटेल की कुर्सी चली गई है। आपको बता दें कि 17 जनपद सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, वहीं 3 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान किया, जबकि 4 सदस्य अनुपस्थित रहे। और अब कल यानी कि 2 जनवरी को, माफ कीजिएगा, आज जनपद उपाध्यक्ष मनीष चंदेल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा। बता दें कि 3 साल पहले बहुजन समाज पार्टी समर्थित राजकुमार पटेल अध्यक्ष बने थे। विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने JCC-J का दामन थाम लिया था और शक्ति विधानसभा से चुनाव मैदान में उतरे थे। हालांकि मतदान के 2 दिन पहले राजकुमार पटेल ने डॉक्टर चरणदास महंत का समर्थन करते हुए कांग्रेस में प्रवेश कर लिया था। इधर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने नए साल मजदूरों के साथ मनाया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए सभा को भी संबोधित किया। लेकिन इस दौरान एक ऐसा वाकया घटा जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल जब पूर्व सीएम भूपेश बघेल कह रहे थे कि हमारी सरकार के समय में स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम हुआ, हमारी सरकार के समय में गरीबों को 35 किलो चावल मुफ्त में दिया जाता था। इसी बीच कार्यक्रम में मौजूद एक शख्स ने कहा कि आज 50 इस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने उस पर छत्तीसगढ़ी में व्यंग कसते हुए कहा कि उतारा नहीं ले हंस का। पूर्व सीएम के ऐसा कहते ही मंच में ठहाके लगने शुरू हो गए। मजदूर मन के हित में अनेक काम हमारे सरकार में हम शुरू करें, जैसे कभी बताइए नौनी सशक्तिकरण योजना के माध्यम से, चाहे शिक्षा के माध्यम से गरीब के लड़का भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सका है, तेकर बार स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हम शुरुआत करें। वही प्रकार से अनाज के मामला में पूरा देश में देखो 5 किलो मिलते, हमारे पहली जन सरकार रही थी तेनों 5 किलो देते, 7 किलो राशन देते, हमारे 35 किलो देख शुरू करें। अभी उतारा नहीं ले इसका। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। आगे बढ़ता, धमतरी जिले के भूतीपार गांव में मामूली बात को लेकर दबंगों ने 8 परिवारों का हुक्का पानी बंद कर दिया है, जिससे पीड़ित परिवारों को गांव में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित परिवारों ने कलेक्टर से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित परिवारों का कहना है कि उनके घर के सामने में एक मुनगा का पेड़ है, जिसे काटने के लिए गांव के दबंग लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। वहीं पेड़ को काटने से इंकार करने पर हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। मामले में जिला प्रशासन ने जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही।
और रायगढ़ के रामलीला खेल मैदान को निजी आयोजनों के लिए दिए जाने के विरोध में खिलाड़ियों ने जमकर प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने सड़क पर फुटबॉल और क्रिकेट खेलकर विरोध जताया। खिलाड़ियों ने कहा कि शहर में एकमात्र खेल मैदान है जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन नगर निगम ने मैदान को 3 महीने के लिए प्रदर्शनी के आयोजन के लिए किराए पर से दे दिया है। ऐसे में खेल मैदान की दुर्गति तो होगी, साथ ही हमारी प्रैक्टिस भी प्रभावित रहेगी। वही मामले में अधिकारियों का कहना है कि खिलाड़ियों ने अपनी मांगों को प्रशासन के सामने रखा है। इस विषय पर जन भावनाओं के अनुरूप निर्णय लिया जाएगा। और अब देखते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में 10 बड़ी खबरें दनादन 10 में। पत्थल गांव के नवनिर्वाचित विधायक गोमती साया गांव-गांव पहुंच के लोगन मन के आभार जताई। से मौका में ग्रामीण मन में उत्साह दिखे। पशुपालन करे वाला ग्रामीण महिला मना विधायक गोमती साया के दूध ले पैर धो के ओकर स्वागत करे। रायपुर में सड़क हादसा में आरक्षक सविकांत ठाकुर की मौत हो गई। आरक्षक 14वीं बटालियन PHQ आरक्षक रेसावे दुर्घटना के कारण अज्ञात है। मौका ले स्कूटी बरामद हुई। माना थाना क्षेत्र की घटना है। शक्तिमा तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। दुख के मौका में मौत हो गई। 4 घायल रहे। कार में 6 लोगों में सवारी। उप सरपंच और पटवारी पति की मौत हो सावे। नवा बछर के जश्न मना के लोटत बेरा हादसा हुई। 12 द्वार थाना क्षेत्र की घटना है। डिप्टी सीएम बने के बाद कवर्धा विधायक विजय शर्मा बीते दिन अधिकारी बन के पहली समीक्षा बैठक ली। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में डिप्टी सीएम में करीब 1.5 घंटा तक अधिकारी मले केंद्र और राज्य सरकार के तमाम योजना लेके गहन समीक्षा करी और अपन विभाग के काम के प्रति ईमानदारी ले कार्य करे के समीक्षा की। रायगढ़ जिला में बीते 3 दिन में कोविड के 24 नवा मरीज मिले सावे। ऐसे में जिला में एक्टिव मरीज की संख्या 32 पहुंच चुके हैं, जिन पूरा प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ऐसे में प्रशासन एहतियात के तौर में अलर्ट जारी करते हैं। राजिम के ग्राम रचकट में फटे गैस सिलेंडर में रिसाव वाले ब्लास्ट हुए सावे, जिसमें किचन में खाना बनात महिला के मौका में मौत हो गई। फिलहाल पुलिस घटनास्थल मौजूद है और मामले की जांच कर रही है। कोरबा के कुसमुंडा बूथ स्थापित मना अपन मांग लेके SCCL प्रबंधक कार्यालय के सामने अर्धनग्नों के प्रदर्शन कर विस्थापित नौकरी मुआवजा पुनर्वास समेत कई मांग लेके 5 1 बजे ज्यादा बेरा ले विरोध करा थे।